स्ट्रक्चर कहेंगे। साथ में ये देखे थे कि कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल के सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। जैसे वो डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 121 पिकोमीटर और ये सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 148 पिकोमीटर, लेकिन ओजोन मॉलिक्यूल में ऑब्जर्व बॉन्ड लेंथ है 128 पिकोमीटर, है ना। तो वो लेंथ ओजोन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, ये लेंथ कर दिया। अब देखो इस पे एक सवाल ऐसे भी पूछता है कि क्या ओजोन का सारा बॉन्ड इक्विवेलेंट है, तो यहां देखने से लगता है नहीं, एक तरफ डबल बॉन्ड है एक तरफ सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ओजोन यहां पर देखने से दोनों ही तरफ लगता है कि डेड बॉन्ड है, तो सारा बॉन्ड क्या है, इक्विवेलेंट है ना। ऑल द बॉन्ड ऑफ ओजोन इज इक्विवेलेंट। आज इसको लिख भी देंगे, फिर वही लिखे होंगे डिफिनीशन। यहाँ पे लिखे कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर की एनर्जी ज्यादा होती है और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एनर्जी कम होती है। द डिफरेंस इन एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। और जितना ज्यादा ये बड़ा डिफरेंस होगा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर उतना ही कम एनर्जी पे आ जाएगा और वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो रेजोनेंस एनर्जी, यहाँ देखिए कार्बोनेट आयन, तो यहां भी पूछा जा सकता है कि क्या कार्बोनेट आयन में सारा बॉन्ड इक्विवेलेंट है, तो यहां देखिए सारा बॉन्ड इक्विवेलेंट है, यानी सब बॉन्ड बराबर है, सब बॉन्ड 1.33 बॉन्ड ऑर्डर का है। अब आगे आगे बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ना है। जब उधर लिख देना एक बात लिख दीजिएगा रेजोनेंस के आगे ही बस, ऑल द बॉन्ड इन ओजोन आर इक्विवेलेंट having bond order 1.5। ये 2 पॉइंट पिछले क्लास का ही जोड़ है। ऑल द बॉन्ड इन कार्बोनेट आयन आर इक्विवेलेंट हैविंग बॉन्ड ऑर्डर 1.33, है ना। लिख दीजिए, ये 2 पॉइंट लिख दीजिए। जोड़ दिए। बॉन्ड ऑर्डर किसको कहते हैं समझ में आ रहा है ना। 1.33 है ना। कभी कभी लोग ऐसे भी समझाते हैं, देखो 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, क्या बॉन्ड पूरे कार्बोनेट में, क्या बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, और कितना स्ट्रक्चर इसका बनाया जा सकता है कैनोनिकल फॉर्म में, बराबर कितना आया, यही बॉन्ड ऑर्डर है ना। और हम आपको पिछले दिन समझाए थे कि एक बॉन्ड को 3 भाग में बांट दो, तब भी 1.33 है ना। इससे पहले बॉन्ड ऑर्डर
ओजोन में दोनों ही फॉर्मूले से निकल सकता है। देखो कितना बॉन्ड है, 2 1 3, और स्ट्रक्चर कितना बना, कितना बॉन्ड ऑर्डर है। या फिर ऐसे समझे, एक डबल बॉन्ड था, उसको आधा आधा बांट दिए, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1.5। दोनों तरीका हो सकता है, नंबर ऑफ बॉन्ड बाई नंबर ऑफ स्ट्रक्चर। 3 गो बॉन्ड है सब मिला के, और 2 गो स्ट्रक्चर बनाए, 3/2 कर दिए, 1.5 आ गया। उसमें 4 बॉन्ड था और 3 से भागा दे दिए, 4/3 आ गया, 1.33। नाउ द बॉन्ड पैरामीटर्स, आज पढ़ेंगे हम लोग बॉन्ड पैरामीटर्स। अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि बॉन्ड को कितने तरीकों से जाना जाता है। तो बॉन्ड को जाना जाता है बॉन्ड ऑर्डर, सबसे पहले तो बॉन्ड ऑर्डर ही, दूसरा बॉन्ड लेंथ, तीसरा बॉन्ड एनर्जी, चौथा बॉन्ड एंगल। ये सबको कहते हैं बॉन्ड पैरामीटर, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड। तो पहला बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, वेरी सिंपल डिफिनीशन, कि नंबर ऑफ बॉन्ड in between two atom of same element or different element of the molecule called as bond order। नंबर ऑफ बॉन्ड है ये, दो एटम के बीच में, है ना। जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे नाइट्रोजन हम लोग ले लें, N2। तो नाइट्रोजन में पहले देख लेगा, समझ लेगा, बहुत भारी बात नहीं है ये। नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है दो एटम के बीच, तो इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3। O2, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा, 2। इतना सिंपल है। C2H6, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बॉन्ड ऑर्डर कार्बन कार्बन के बीच कितना है, 1। C2H4 अल्कीन में जो होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, बॉन्ड ऑर्डर कार्बन कार्बन के बीच कितना है, C2H2, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन HH, बॉन्ड ऑर्डर कार्बन कार्बन के बीच कितना है, बॉन्ड ऑर्डर कार्बन कार्बन के बीच 3 है। नंबर ऑफ बॉन्ड ही तो देखना है, नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन टू एटम। अब H2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका मतलब बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, अभी देखा था 1.5 बॉन्ड ऑर्डर था, 1.33 था। तो बॉन्ड ऑर्डर में बी 0, में बी फ्रैक्शनल, और पॉजिटिव इंटीजर तो होता ही है। ठीक है, ये पॉइंट भी लिखना है, लिखिए।
हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर में भी जीरो, में भी फ्रैक्शनल, अब पॉजिटिव इंटीजर तो होता ही है। यहां पे लिख देना है बॉन्ड ऑर्डर में भी जीरो, जीरो है इसका मतलब दोनों के बीच बॉन्ड नहीं है, इतना बात। फ्रैक्शनल अभी देखा था 1.33, में भी जीरो फ्रैक्शनल along with पॉजिटिव इंटीजर। अब अगला पॉइंट आएगा बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा? दो एटम के बीच का दूरी नहीं, बॉन्ड लेंथ ये ना, दो एटम के बीच का दूरी। तो दो एटम के बीच का दूरी का मतलब है दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का दूरी। दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। बड़े पॉजिटिव इंटीजर लिखें। दूसरा बॉन्ड लेंथ। देखो समझोगे एक बात, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एगो एटम ऐसे, हाइड्रोजन का एगो एटम और ऐसे क्या करता है, शेयरिंग करता है क्या? अब देखो जब शेयर किया तो ये वाला एरिया कॉमन हुआ क्या, ये वाला जगह जो है दोनों में कॉमन है क्या, ये वाला है कॉमन। यही ना। अब इस दो एटम का जो न्यूक्लियस है उसके बीच के दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ है ना। इसका आधा कर देते हैं तो उसको कोवेलेंट रेडियस कहते हैं, है ना। लेकिन ये जो दूरी हुआ इस दूरी को क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ। क्या मीथेन है CH4, तो कार्बन का तो न्यूक्लियस एक तो होगा ही, और कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा, और ये चारों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ऑर्बिटल क्या करेगा, शेयर करेगा। 4, देखना ये देखो, 1 2, और इधर एगो बना देते हैं, दूर, ये देखो क्या। अब एक इलेक्ट्रॉन इसका कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का शेयर्ड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन शेयर, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। ठीक है। अब जो एरिया कॉमन हुआ उसको मिटा देते, जरा देखो एरिया तो कॉमन था ना, ये वाला एरिया तो कॉमन है ना, ये वाला एरिया कॉमन है दोनों एटम के बीच, इलेक्ट्रॉन मिट, बोलो देखो कितना सुंदर लगने लगा। क्या अब ये न्यूक्लियस
कार्बन का, और ये न्यूक्लियस किसका, हाइड्रोजन का। ये बीच की दूरी को क्या कहेंगे? और सब बराबर ही होगा, फोटो में थोड़ा कम बेसी लग रहा होगा, लेकिन सब क्या होगा, बराबर ही होगा। दिस लेंथ इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। क्या लग रहा है, जितना बड़ा एटम होगा उतना ज्यादा बड़ा बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। हाइड्रोजन बनाए थे तो छोटे छोटे बनाए थे, लेकिन और एगो बड़ा एटम, तो बड़ा एटम तो न्यूक्लियस और दूर। तो जितना बड़ा एटम होगा, एटम की साइज बढ़ते जाएगी, साथ साथ में बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, है ना। तो बॉन्ड लेंथ को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्या बात लिख दें, क्या बात लिखें, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एटम। लेंथ तो कोई दो एटम के बीच ही है, चाहे इस कार्बन हाइड्रोजन में चाहे इस कार्बन हाइड्रोजन में। तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एटम ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर, ऑफ ए मॉलिक्यूल कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। ठीक है, और इसी बात को एक लाइन में कह सकते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, है ना, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ, कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। और थोड़े बड़ा होकर के कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम, इक्वल नहीं, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, है ना, टू न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल। कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ।
इक्विलिब्रियम डिस्टेंस इसलिए लिखा जाता है ना, कह रहे थोड़ा बड़ा होकर के, तो बड़ा होने वाली बात क्या है इसमें कि मॉलिक्यूल जो है ना एक घूमता रहता है, मॉलिक्यूल कोई स्थिर न रहता। जैसे एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो क्या रुका हुआ है क्या? तो मूव ही कर रहा है हमेशा। मीथेन गैस मूव कर रहा है, हाइड्रोजन गैस हमेशा घूम रहा है। तो ये घुमंतु गैस जो होता है, तो दो एटम मिल के घूमता रहता है, तो ये घूमने में जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, जहां से कोई बदलाव नजर ना आए, दैट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। दो एटम के बीच की दूरी ही है, लेकिन इक्विलिब्रियम जो वर्ड आया है उसका ये मतलब है कि जो घूम रहा है गैसियस मॉलिक्यूल है, उसको घूमता हुआ बॉन्ड लेंथ नहीं समझेंगे। जब वो इक्विलिब्रियम पे आएगा, मतलब जब रुका हुआ रहेगा, जब उसमें कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, तब जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा उसको हम लोग कहेंगे बॉन्ड लेंथ, है ना। तो इक्विलिब्रियम का बात सिर्फ उतना ही के लिए कि मॉलिक्यूल मूविंग नहीं, मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम पर। हो गया? लिख दिए? तो बॉन्ड लेंथ किस बात पे डिपेंड करेगा? तो एटॉमिक साइज पे। जितना एटॉमिक साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ increases with bond length increases with increasing atomic size। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। जैसे इसका एक एग्जांपल हम देते हैं आपको, HF, HCl, HBr, HI, ये चार गो मॉलिक्यूल है। पूछता है बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है किसका कम। ठीक है, हम लोग पता करेंगे। बॉन्ड लेंथ याद नहीं करना होता है, पता करना होता है। अब हाइड्रोजन का साइज तो जितना है उतना ही है। फ्लोरीन इसमें बड़ा होगा हाइड्रोजन से। क्या? हाइड्रोजन का साइज उतना है उतना ही है, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में बड़ा कौन होगा? क्लोरीन। क्लोरीन में 3 घर होता है, 17 इलेक्ट्रॉन होता है। फ्लोरीन में 9 दो घर होता है, तो उससे बड़ा हो गया। हाइड्रोजन तो उतना ही है, Br उससे भी बड़ा होगा। हाइड्रोजन उतना ही है, आयोडीन उससे भी बड़ा हो जाए। ठीक है। अब इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच की दूरी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। इसका न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच की दूरी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं, है ना। इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस के बीच की दूरी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो कौन सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है? HI, यानी कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। नहीं लिख सकते? बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। क्यों इंक्रीजेज बॉन्ड लेंथ? ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ यदि इसको अरेंज करना है,
अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ अरेंज करना है, तो हम लोग लिखेंगे ना कि एच एफ सबसे छोटा होगा, तब एच सी एल होगा, तब एच बी आर होगा, और तब सबसे बड़ा कौन होगा? एच। क्लियर है? यही उपाय हम लोग दूसरे के लिए भी लगाएंगे, सिर्फ इसके लिए नहीं, दूसरे के लिए भी उपाय लगाएंगे, जैसे H2O, H2S, H2T, है ना, एग्जाम्पल करके लिए। एग्जाम्पल 1 दिख रहा है सबको? कैसे लिखें? एग्जाम्पल 2 H2O, H2T, H2SC, ठीक है, H2PO, सब एक ही ग्रुप का है। ऑक्सीजन सल्फर, ओसो से टेप्पो चुरा लिया, ऑक्सीजन सल्फर से, और टी ऊपर नीचे हो गया, है ना। अब देखो इसमें कहता है इसको बॉन्ड लेंथ के हिसाब से सजाइए, बोलो सबसे बड़ा कौन होगा? हाँ, देखो ऑक्सीजन है, ये एगो एटम, और इससे जुड़ा हुआ 2 हाइड्रोजन एटम, H2O बन गया। अब सल्फर का साइज ऑक्सीजन से तो बड़ा होगा, हाइड्रोजन तो उतना ही होगा, क्या? सेलेनियम उससे भी बड़ा होगा, टेलुरेनियम उससे भी बड़ा होगा। समझ गया कॉन्सेप्ट क्या है? इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, क्या? इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। एज द एटॉमिक साइज increases, the bond length increases, है ना। तो अब किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ घटेगा बढ़ेगा, ये आप कर सकते हो आसानी से। कौन मॉलिक्यूल छोटा, कौन मॉलिक्यूल बड़ा, वो एटम देख करके ही पता लगाना होगा।
लिखे? बॉन्ड लेंथ का पता लगा लीजिएगा, कौन बड़ा कौन छोटा, एटॉमिक साइज पे डिपेंड करेगा ये बात। जिसका एटम का साइज ही छोटा उसका बॉन्ड लेंथ छोटा, और जिसका साइज बड़ा वो बॉन्ड लेंथ बड़ा। और भी बातें आएगी बॉन्ड लेंथ पे अगला बॉन्ड पैरामीटर्स में। और एक बात होता है, बॉन्ड ऑर्डर यदि ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, है ना। दूसरा पॉइंट है, इफ द बॉन्ड ऑर्डर, इफ नहीं एज द लिखते, एज द bond order increases bond length decreases, bond order increases bond length decreases, है ना। देखो ये क्या कहना चाहता है, अब आपसे पूछा जाता है ना कि बॉन्ड लेंथ नाइट्रोजन का ज्यादा होगा या ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन, अरेंज according to bond length of O2 and N2, O2 और N2 का बॉन्ड लेंथ के हिसाब से अरेंज करिए, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसके आंसर देने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, बताओ। अब बताओ, यदि दो एटम के बीच 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करे और दो एटम के बीच 2 ही इलेक्ट्रॉन का शेयर किया, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा उतना ज्यादा क्लोजनेस बढ़ेगा कि ना बढ़ेगा। और नजदीक आया तब ना 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग में नजदीकियां 2 एटम का और भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी 2 ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, यानी इसका 2 ऑर्बिटल उसके 2 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किया, इसका 3 ऑर्बिटल। तब बताओ दूरी कहां पे घटेगा, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। तो N2 का बॉन्ड लेंथ कम होगा और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ कैसे अरेंज करेंगे, तो बॉन्ड लेंथ अरेंज करेंगे कि नाइट्रोजन एज अ स्मॉलर बॉन्ड लेंथ देन ऑक्सीजन। ठीक है, देखो नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ा, बॉन्ड लेंथ घट गया। ठीक है, अब इसी तरह से और दूसरा एग्जांपल है ना, कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ अरेंज करिए, कार्बन के बाद कौन सा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन में तो सिंगल बॉन्ड ही होगा। तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ कहां पे होगा, कहां पे सबसे बड़ा, कार्बन का। तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ बड़ा, तब ऑक्सीजन का, और सबसे छोटा नाइट्रोजन। ये काम करना है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना कम बॉन्ड लेंथ, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना कम बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा बॉन्ड लेंथ कम, इतना ही बात किए। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा बॉन्ड लेंथ कम।
हो गया। अगला, बड़े। नाउ द बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी है ना। ये बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ रहे हैं हम लोग। यदि कोई बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड लेंथ होगा। वैसे ही जैसे कोई आदमी है तो उसका नाम होगा, गांव होगा, एड्रेस होगा, उसी से वो आदमी जाना जाएगा। पैरामीटर्स कहने का मतलब भी वही है कि फलाना आदमी तो फलाने आदमी के पैरामीटर्स क्या है, पहले क्या कर रहा था, वो कहाँ से है, दैट इज अ पैरामीटर, सब उसके बारे में पता लगा। तो बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा, एक वो है कि दो वो है कि तीन ठो है, बड़ा वाला एटम के साथ है कि छोटा वाला एटम के साथ है, ये उसके बारे में पता ही लगा है ना। कि अच्छा एच आई है मतलब बड़ा है बॉन्ड लेंथ, एच एफ है मतलब छोटा है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर, नाइट्रोजन अच्छा तीन बॉन्ड एक साथ होगा, ऑक्सीजन दो बॉन्ड एक साथ होगा। अब है बॉन्ड एनर्जी, एनर्जी मतलब बॉन्ड के साथ कितना एसोसिएटेड एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। क्योंकि थोड़ा जानते होंगे कि पोजीशन के वजह से जो एनर्जी होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। महसूस करता है पोटेंशियल एनर्जी? नहीं महसूस करता है तो ऐसे महसूस करो, एगो ईटा 4 तल्ला पे रखा हुआ है छज्जा पे, देख के लग रहा है कुछ नहीं, कहाँ है एनर्जी? ईटा तो है, ठीक है। अब हम अभी कह रहे हैं उस ईटे में पोटेंशियल एनर्जी है, अब उसको धकेल दो नीचे एक आदमी को खड़ा करके, अब ईटा ऊपर से नीचे उस आदमी के माथे पे गिर गया, देखो तो जरा एनर्जी है ईटा में एनर्जी? ईटे में एनर्जी था, वो आदमी का माथा फूटेगा कि नहीं फूटेगा? कहाँ एनर्जी था? अरे ईटे में नहीं एनर्जी था। 4 तल्ला से गिरेगा और 5 तल्ला से गिरेगा, 10 तल्ला से गिरेगा, एनर्जी ज्यादा रहेगा, जितना ऊपर जाएगा उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा। वही पोटेंशियल एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर्ड था काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और उसके माथे पे गिरा, गिरा जैसे ही हीट हुआ थोड़े से समय के लिए रुका और फिर काइनेटिक एनर्जी किस चीज में कन्वर्ट हुआ? पोटेंशियल एनर्जी। और उसके माथा पे चोट लग गया, वो पोटेंशियल एनर्जी बर्दाश्त नहीं किया तो क्रैक कर गया, माथा फूट गया, है ना। तो एनर्जी कितना स्टोर्ड है किस बॉडी में, इसे पता लगा लिए कि ना लगा लिए? पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और काइनेटिक एनर्जी फिर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। यदि तेरे माथा में इतना ताकत था कि बाउंस बैक करा देते उस ईटा को, है ना, फोड़ देते, ईटे में चूर चूर हो जाता, तेरा माथा बच जाता, तेरा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा था। बॉन्ड एनर्जी, किसी भी बॉन्ड के साथ एसोसिएटेड एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। बोले सर ये आया कहां से? तो बिल्कुल सही जवाब है, क्वेश्चन है कि आया कहां से, आखिर एनर्जी कहां से आया। तो हम कह रहे हैं कि एक वो हाइड्रोजन एटम कहीं और घूम रहा था, दूसरा हाइड्रोजन एटम कहीं और घूम रहा था। अब आप मॉलिक्यूल बनाए, दोनों के बीच बॉन्ड बनाए, तो दोनों कहीं ना कहीं से घूमते घूमते आया और अपना इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर किया, दोनों अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो बताइए दोनों के बीच फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब फोर्स लग रहा है तो दोनों के में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि ना हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए? तो फोर्स दोनों के बीच लग ही रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और दोनों एक दूसरे के तरफ डिस्प्लेस भी हो रहा है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को ही तो वर्कडन कहते हैं।
तब बताइए, जितना करीब आता जाएगा, जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा, उतना ज़्यादा वर्क डन होगा, उतना एनर्जी रिलीज होगा। तो ये दोनों बॉन्ड बनेगा तो फ्री में बनेगा क्या? एनर्जी लगा कि नहीं लगाए? तो इस बॉन्ड के साथ जितना एनर्जी एसोसिएटेड होगा उसको हम क्या कहेंगे? बॉन्ड एनर्जी। द एनर्जी एसोसिएटेड विद द बॉन्ड कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। सुनते रहना। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल बॉन्ड इज फॉर्म कॉल्ड एज बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। ठीक है। और यदि इस बॉन्ड को आप तोड़ना चाहें तो ऐसे ही तोड़ दीजिएगा क्या? ये बॉन्ड ऐसे ही टूट जाएगा क्या? इसमें एनर्जी देना पड़ेगा। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आप इस दीजिएगा इसको तोड़ने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी दो तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, एक बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी और एक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक होता है, एनर्जी रिलीज होता है। जब कभी बॉन्ड बनने जाएगा ना तो एनर्जी रिलीज ही होगा। ठीक है। ऐसे भी देख सकते हैं, जब कभी कोई रिश्ता बनने जाता है, मतलब ब्याह होने जाता है, तो एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। लड़का वाला अपने पैसा खर्चा कर रहे हैं, लड़की वाला अपने पैसा खर्चा करके सूट सिला रहे हैं, फिर दोनों गाड़ी करके एक दूसरे के नजदीक जा रहे हैं, फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना? और कितना पटाखा फोड़ रहे हैं, एनर्जी ही तो है। अल्लाह हर फोरम में एनर्जी क्या चाहते हैं? रिलीज कर देना चाहते हैं। खाना खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, पूरा का पूरा एनर्जी रिलीज हो रहा है दोनों का दोनों, तब जाकर करके बॉन्ड बनता है। ठीक है। तो रिश्ता जहां भी बनना होगा, अब देखो कह रहा है ये सब तो हमारे ब्याह में नहीं हुआ था। देख, अरे कितना बार तो ये सब नहीं होने लगता है तो एगो ढोल बजा के फूफा जी अब मामा जी नाचना शुरू कर देते हैं रोडे पे। ठीक है। और इतना एनर्जी रिलीज कर देते हैं कि देखने वाला देखते रह जाता है। तो हर तरह से एनर्जी रिलीज हो जाता है, बाजा बजा के चाहे अपने नाच के। वही बता रहे हैं कि ये दोनों के बीच जब बॉन्ड बनेगा ना तो एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज फॉर्मेशन एनर्जी। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, द एनर्जी associated with the bond of a molecule called as bond energy। अब ये दो तरह का है, बॉन्ड एनर्जी दो तरह का है। बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when 1 mole of bond is formed called as bond formation एनर्जी। और बता दें कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक फेनोमेनन
डेल्टा एच लिखा जाता है एनर्जी चेंज, और डेल्टा एच इसका क्या है, नेगेटिव। द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to dissociate one mole of bond called as bond dissociation energy. Bond dissociation energy is an endothermic phenomenon. डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंडोथर्मिक फेनोमेनन है, और बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक फेनोमेनन। और यदि पूछा जाए कि बॉन्ड को एनर्जी कहाँ से आया, तो कहिएगा कि बॉन्ड ऐसे ही फ्री में थोड़े बन जाता है साहब। बॉन्ड बनने के लिए दो एटम एक दूसरे के नजदीक आता है, इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। और जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, बर्कडन कहते हैं। तो उस इक्विवेलेंट में अमाउंट ऑफ एनर्जी तो एसोसिएट होगा उसमें। अब रही बात, देखो क्या बात रहता है, यदि किसी दो एटम के बीच में या दो सबस्टेंस के बीच में यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फोर्स ऑफ लगता है, तो हमेशा एनर्जी रिलीज होता है। और दो सबस्टेंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जब तोड़ना होता है तो आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होता है। ये एटम मॉलिक्यूल के लिए भी सच है और आप लोगों के लिए भी सच है ना। अब दो गो में नजदीकियां बढ़ रहा है, अब तो तीसरा है खल रहा है, तो कुछ खर्चा बर्चा करना पड़ेगा ताकि दोनों टूटे। यही होता रहता है। तो तोड़ने में एनर्जी लगेगा, और जब बॉन्ड बना है, रिश्ता बना है, तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। ये बात को ध्यान में रखना है। अब ये जो बॉन्ड एनर्जी है डिपेंड करता है ज्यादा और कम। तो पहला डिपेंडेंस है बॉन्ड लेंथ पे। जितना ज्यादा दूर होगा, जितना ज्यादा लंबा होगा बॉन्ड लेंथ, उतना आसानी से टूट जाएगा, यानी बॉन्ड एनर्जी कम लगेगा। यानी एच आई का बॉन्ड लेंथ बड़ा था
तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा। हाइयर द बॉन्ड लेंथ, लोअर द बॉन्ड एनर्जी, है ना। हाइयर द बॉन्ड लेंथ, लोअर द बॉन्ड एनर्जी, पहला पॉइंट। हाइयर द बॉन्ड लेंथ, हाइयर द बॉन्ड लेंथ, लोअर द बॉन्ड एनर्जी। देखो कितना इंपॉर्टेंट बात, बारहमा तक काम आने वाला है, ये सब बात बारहमा तक काम आएगा। HF, HCl, HBr, HI, 4 गो मॉलिक्यूल लिख दिए। अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, इस चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? चारों एसिड है जी। HF एसिड है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HI आयोडिक एसिड। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है? मतलब सुने हो ऐसा, देखना आज कितना गलत सुनते हो तुम लोग। बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है इसमें? तो बोलेंगे सर इंक्रीज कर रहा है। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा बताओ? बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगा। इसको याद रखने के लिए हम आपको बताते हैं, डंडा जितना लंबा होगा वो आसानी से टूट जाएगा। और एगो बचपन में खेला खेलता था लोग, गुल्ली डंडा, और उसमें गुल्ली होता था बड़ी छोटा, वो भुलाता था लेकिन टूटता नहीं था, और डंडा तो रोजे टूट जाता था। अब जो छोटका गुल्ली होता था वो भुला भले जाएगा, वो टूटेगा नहीं। जितना छोटा हो जाए तोड़ना बिल्कुल टफ हो जाता है, और लंबा है तो टूट जाएगा, है ना। तो यही बात तो है, बॉन्ड लेंथ डंडा ही है, इंक्रीज कर रहा है, तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगा। ठीक है, कारण कहां से? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे। तो बॉन्ड लेंथ बड़ा है, मतलब कि दो एटम के बीच डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? कम हुआ ना, नहीं दूरे दूरे रह गया और बॉन्ड बन गया, तो एनर्जी कम। ये मैकेनिज्म है केमिस्ट्री के हिसाब से, कि दो एटम दूर दूर पे और बॉन्ड बन गया। नजदीक आता तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होता। HF, HCl, HBr, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज, है ना। वो केमिस्ट्री के मैकेनिज्म से। और ठेठ हिंदी में समझने के लिए डंटा गुल्ली वाला कॉन्सेप्ट, डंटा लंबा होता है आसानी से टूट जाएगा, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा आसानी से टूट जाएगा, मतलब एनर्जी कम है। बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज, और बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज तो बॉन्ड स्ट्रेंथ या मॉलिक्यूल की थर्मल स्टेबिलिटी कहा जाता है, वो शब्द आएगा, थोड़ा आगे जाके बता देते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रहा है? डिक्रीजेज। यानी हीट करेंगे तो आसानी से कौन टूटेगा? हीट करेंगे तो आसानी से कौन टूटेगा? HF की HI? HI टूटेगा, है ना, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है ना। हीट करेंगे तो जल्दी से कौन टूटेगा? HI। अच्छा HI टूटेगा तो क्या निकलेगा? हाइड्रोजन अलग हो जाएगा इससे, क्या? अब बताइए, ये पूछा जाए कि थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम HI का क्यों है, तो हम कहेंगे सबसे कम बॉन्ड एनर्जी। अब पूछा जाएगा बॉन्ड एनर्जी सबसे कम क्यों है, तो कहेंगे बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। अब पूछा जाएगा बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा क्यों है, तो कहेंगे एटॉमिक साइज सबसे बड़ा है ना। हर क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन आंसर भी है, आंसर का क्वेश्चन भी है ना। इधर में बॉन्ड लेंथ क्यों है, तो भाई एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। अब एटॉमिक पर बात चला गया, अब इससे छोटा बात कौन कौन होता है? अब इससे छोटा बात तो कोई है ही नहीं। अब एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज कर रहा है? मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज कर रहा है, क्या? नंबर ऑफ ऑर्बिट ही इंक्रीज कर रहा था ना, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज कर रहा है। इस सब को कहते हैं रीजनिंग वाला क्वेश्चन, है ना। अब पूछते हैं तुमसे कि एसिडी का स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? मतलब ये यहां से थोड़ा सा आउट ऑफ वे है, लेकिन क्वेश्चन तो है। तो HCl आप लोग ज्यादा सुने इसलिए HCl लगता रहता है। सबसे ज्यादा एसिडिक किसमें है? HI। बोलिए लॉजिक क्या है? ऐसी कैसे के जाने? मतलब पहले वाला मास्टर सब कह दिए HCl ज्यादा है, आज कह दीजिए आपकी HF HI ज्यादा है,
कल कहीं और जाएंगे, वो कह देंगे HF ज्यादा है, मतलब क्या करें हम लोग। नहीं, तो लॉजिक है। HCl जब आप पढ़ रहे थे तो HI पढ़ ही नहीं रहे थे, तो सर कह दिए HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, आप वही याद करके, लेकिन यहां पर तो अलग अलग है। सुनोगे, जिस एसिड से हाइड्रोजन जल्दी निकल जाए ना, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना। एसिड किसको कहते हैं, तो जिसमें H+ देने लायक कैपेसिटी रहता है। जो H+ दे दे उसको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। आर्हेनियस साहब बोले थे, है ना, कि एसिड हैज रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, तो हटने लायक हाइड्रोजन एटम। अब बताइए कहां है जल्दी हटने लायक हाइड्रोजन एटम, तो HI में ना, यहां ना जल्दी हटेगा हाइड्रोजन, तो स्ट्रॉन्ग कौन हुआ। तो HCl कैसे जानते थे, बोले सर HCl तब जानते थे जब HI नहीं जानते थे, उस समय का HCl ही स्ट्रॉन्ग था हमारे लिए। लेकिन अब जब इतना सब एसिड लिख दिए, तो इसमें कौन ज्यादा एसिडिक है, तो कहेंगे HI। क्यों है, तो कहेंगे दे हैव इजीली रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, है ना। और सबसे कम एसिडिक है HF। ठीक है, तो जानते हो क्या लिख देते हैं, एक लाइन और लिख देंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। समझ आया क्यों ज्यादा एसिडिक है HI, क्योंकि इससे हाइड्रोजन इजिली रिप्लेस हो सकता है ना। क्यों इजिली रिप्लेस हो सकता है, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो क्या हो गया, तो बोला बॉन्ड एनर्जी कम हो गया। बॉन्ड एनर्जी कम हो गया मतलब कम में एनर्जी देंगे और हाइड्रोजन निकल के बाहर आ जाएगा, तो ज्यादा एसिडिक हो गया। अब बताइए, एक लाइन में इतना बात था, अकॉर्डिंग टू एसिडिक स्ट्रेंथ, इस 4 गो एसिड में सबसे ज्यादा एसिडिक है HI, तब HBr, तब HCl, तब HF। अकॉर्डिंग टू थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा अस्टेबल है, कम अस्टेबल है HI, तब HBr, तब HCl, तब HF। अकॉर्डिंग टू बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछे, बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड एनर्जी एक ही बात हुआ, तो सबसे कम मजबूत है HI, तब HBr, तब HCl, तब HF। अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ पूछा जाए, तो सबसे ज्यादा बड़ा बॉन्ड लेंथ HI, तब HBr, तब HCl, तब HF। इतना सवाल था, इतना सवाल का आंसर एक ही जगह पे था। ये सब बॉन्ड के नेचर के वजह से बातें हो रही है। क्लियर है। HI ज्यादा एसिडिक क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जल्दी से निकल जाएगा, हाइड्रोजन जल्दी से निकल जाएगा। पिछले दिन जो रेजोनेंस पढ़े थे ना, वो अभी खत्म नहीं होता है। रेजोनेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ढेर पढ़ना रहता है, तो 2-3 क्लास पढ़ना रहेगा रेजोनेंस। इना कि इन्हें उन्हें रेजोनेंस देखेंगे कहेंगे हमारे सर तो इतना ही पढ़ा है। रेजोनेंस बहुते पढ़ना रहता है। वो तो एक शुरुआत था कि ये होता क्या है। हम अभी रेजोनेंस का डिफिनेशन सिर्फ पढ़ाएं,
अब ये एक बात नहीं है, ये हर बार ऐसे ही होगा। देखो H2O एग्जाम्पल करके ही लिखना है, H2S, H2SC, H2T, H2PO, है ना। पिछला चैप्टर में भी ये सब का फॉर्मेशन बताए हैं, लास्ट में देखना हाइड्राइड फॉर्मेशन, ऑक्साइड फॉर्मेशन पीरियोडिक टेबल में। वाटर है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनाइड, हाइड्रोजन टिल्लुराइट और हाइड्रोजन पोलोनाइट। हाइड्रोजन टिल्लुराइट, हाइड्रोजन पोलोनाइट, हाइड्रोजन सेलेनाइट, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसको आप हाइड्रोजन ऑक्साइड बोल ही सकते हो, वाटर तो कॉमन नाम है। बोलो बोलो, जो हम बता रहे हैं आपको, नीचे जाते जाते बॉन्ड लेंथ क्या होगा। अभी हम लोग देख लिए थे फोटो बना के, एटॉमिक साइज पढ़ रहा था। जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगा, और बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगा मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा मतलब टूट जाएगा गर्म करने से जल्दी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। अब इसमें पूछे कि कौन एसिडिक ज्यादा है, अरेंज अकॉर्डिंग टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो H2PO हाइड्रोजन निकलना है, तो जहां जल्दी से टूट जाएगा बॉन्ड वही ना जल्दी से निकलेगा। तो इसमें भी पूछे कि एसिडिक ज्यादा कौन है, तो नीचे जाते एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। समझ में आ रही है बात कि why H2PO is more acidic than H2T। तो कहेंगे H2PO has less bond energy, so hydrogen easily replaced। और हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट ही एसिडिक कैरेक्टर का गारंटी है कि जिस किसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन निकल जाता है उसको एसिडिक नेचर कहा जाता है। ठीक है। बात तो एक और होता है, बोल दें, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ पूछा जाता है। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है, पिछला बार भी था। देखो यदि समझने इतना समझ गए तो एक बात और समझाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट उसको कहते हैं जो दूसरे का रिडक्शन करा देता है ना। रिड्यूसिंग एजेंट उसको कहते हैं जो दूसरे का, सुनो ना एक मिनट मेरे साथ, तो लिख तो लोगे। रिड्यूसिंग एजेंट उसको कहते हैं जो दूसरे का रिडक्शन करा देता है। बोलो, रिडक्शन का डिफिनेशन पढ़े थे कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड रिडक्शन। हाँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सुनते रहिएगा, दिमाग लगाते रहिएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड रिडक्शन। तो रिड्यूसिंग एजेंट उसी को कहेंगे ना जो हाइड्रोजन किसी में जोड़ देगा, जिसमें जोड़ देगा उसका रिडक्शन हो जाएगा और वो अपने रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्या क्या बोले, होगा ऐसा कि नहीं होगा। किसी में हाइड्रोजन जुड़ जाता है, इस बात को रिडक्शन कहते हैं। तो
जो हाइड्रोजन जोड़ देता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अब बताइए इसमें हाइड्रोजन है तो ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं है? हाइड्रोजन देगा तो जो देगा हाइड्रोजन वो किसी ना किसी में जाके जुड़ जाएगा, तो दीज ऑल आर द रिड्यूसिंग एजेंट। दीज मॉलिक्यूल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। बोलेगा व्हाई दीज मॉलिक्यूल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट? बोले क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है तो किसी में जोड़ देगा तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब पूछ रहे हैं मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इसमें? चूंकि जल्दी जोड़ देगा, इससे हाइड्रोजन जल्दी निकल जाता है। तो यदि एक लाइन और यहां पर डाल दिया जाए स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेज और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेज और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज। देखो कितना सारा बात हो गया, बात बढ़ते बढ़ते इसी को कहते हैं ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अकॉर्डिंग टू रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ अलग से लिखना है, ऐसे नहीं कि तुम लोग भी लाइनें पर लिख देना, मेरे पास जगह तो है ही है ना। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, और जानते हो जितना सब प्रॉपर्टीज है सब एक दूसरे का आंसर है कि वाई दीज आर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो बोलेंगे हाइड्रोजन इजीली रिप्लेस हो जाएगा। H2PO, H2T, H2AC, H2S, H2O, है ना? अकॉर्डिंग टू एसिडिक स्ट्रेंथ, लाइन पे नहीं लिखना आप लोग। एसिडिक स्ट्रेंथ H2PO more acidic than H2T, than H2AC, than H2S, than H2O। क्या लिखो। यदि इस तरह से केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है आईआईटी और मेडिकल वाले क्वेश्चन बैंक से बन जाएगा। खाली शेयरिंग और वो जो पढ़ रहे थे वो पढ़िएगा तो फिर ये होगा कि वो अब आगे बनेगा। सारा क्वेश्चन ही इसी तरह का रहता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड केमिस्ट्री में होता है HClO4 पर क्लोरिक एसिड। आएगा समय तो भी बताएंगे, है ना। HClO4 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड और कोई ना होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो तो पॉइजन था ना रे।
वो पॉइजन था। हाँ तो एसिड नहीं था वो। हाँ सल्फास पॉइजन था सबसे खतरनाक। ये एसिड बता रहे हैं हाइड्रोजन निकलने वाला ना। देता भी नहीं है। अरे यार दे दिया तब लेना भी नहीं है। कहता दे दिया तब। हाँ चूंकि उसका दूसरा कोई रिवर्सल नहीं है ना, कि वो ऐसा नहीं कि फिनाइल वाला है जो रिवर्स हो जाएगा। उस सल्फास का टेबलेट का रिवर्सल नहीं होता है। हाँ कि बस वो निश्चित होता है, जाना तय हो जाता है। और नहीं तो 5 लीटर ब्लड जो बॉडी का है ना, सब निकाल के बाहर करके दूसरा नया ब्लड भर दिया जाएगा। और ये प्रोसेस करने में 2-4 मिनट लगेगा तब जाके बचेगा। अब बताइए इतना जल्दी संभव है? एक एक यूनिट ब्लड तो खोजने में सुबह से 2 दिन लग जाता है। कौन अस्पताल में मिलेगा, खोजते रहिए कौन देगा, है ना। यहाँ पूरा का पूरा ब्लड 5 लीटर सभे में फैल जाता है ना। आपको पता है ना, 1 मिनट में पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन हार्ट से गुजर जाता है। और उस सब में फॉस्फिन लगा रहेगा, सेल में भी चला जाएगा। सेल में जब चला गया तो कोई उपाय है? तो वही तड़प तड़प के मरना होता है। मरने वाले को भी चैन नहीं होता उसमें, वो बहुत बेचैनी में मरता है। लोग छटपटा छटपटा के उसको बेड पे 5-5 आदमी पकड़ के चापे रहता है, वो उठा के फेंक देता है, क्योंकि चाहिए उसको ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन के खोज में भागने लगता है, जैसे चूहा दौड़ता है ना, वैसे उसको खा के आदमियों दौड़ने लगता है। यदि नहीं पकड़ोगे तो कहाँ जा रहे हो, ऑक्सीजन लावे। सांस लिया नहीं जा रहा है, मतलब बोलने का मतलब ये है कि सांस लिया नहीं जा रहा है तो सांस लेने जा रहा है, तो खुला में जाएगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ था बच्चे। देखो अब इसमें कहने का मतलब है इसमें स्ट्रोंगर कौन है ना। अब बातें ये होता है उसमें स्ट्रोंगर कौन। ठीक है, ये लिख लिए, पांचों लिख लोगे। कारण भी एक दूसरे का पता चल गया है ना, सबका कारण तो उतना ही है, अल्टीमेट कारण जाके यही टूटता है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर गया है, बॉन्ड एनर्जी कम है, बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। और बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो निकलेगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जल्दी निकल गया तो एसिडिक ज्यादा है। हाइड्रोजन जल्दी निकल गया तो रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा है ना, क्योंकि जितना जल्दी हाइड्रोजन इससे निकलेगा किसी में जाके जुड़ जाएगा, जिसमें जुड़ेगा उसका होगा रिडक्शन, और ये कहलाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? अगले में इसके पिछले में भी ये ऐड कर देना चाह रहे थे, इसमें भी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ पूछा जाए तो इंक्रीजेज। हाँ कहीं पर लिख दो, इसमें भी कहीं पर लिख दो। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। कहीं एरो पर बॉन्ड लेंथ लिखिए ना, उसको ऊपर लिख दो चाहे नीचे लिख दो। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज उसमें भी लिख दो। और नहीं तो क्वेश्चन बनवा देंगे। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेज लिख दो। अब देखो सुनोगे थोड़ा सा, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज बॉन्ड एनर्जी। टाइम आज 10 मिनट फालती भी होगा। अब कितना तुम लोग
देखा नहीं है सवाल, तब ना देखेगा तो अपने आप एनर्जी से भरा रहता कि अब तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कितना रीजनिंग का क्वेश्चन बता दिए, एक लेके 20 को क्वेश्चन बता दिए। कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज बॉन्ड एनर्जी सुनोगे, जब किसी मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड होता है या दो से ज्यादा होता है, ठीक है, जब किसी मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड होता है या दो से ज्यादा होता है, तो ये दोनों बॉन्ड की एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते। ये दोनों बॉन्ड की एनर्जी, जल्दी दीजिए, ये दोनों बॉन्ड की एनर्जी एग्जैक्टली बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होता तो सुनिएगा। अरे कजर कजर नहीं करो, सुनो। अब उसको बनाना शुरू करोगे ना, शायद 2-3 का टेस्ट हुआ था केमिकल बॉन्डिंग, तो अब नहीं हुआ था। अरे बबलू जी, इन लोग का टेस्ट शायद केमिकल बॉन्डिंग का हुआ ही नहीं था, तो एक दूसरे ही कंटिन्यू कर दीजिएगा। हाँ, ये बीच में मिला है ना, ठीक है, फिर दे देंगे एक दो भी कह दिए। शाम वाले पेज को टेस्ट हुआ था शायद 1 2 3 4 का, तो इन लोग को वही आइडिया था, इसलिए 4 से निकाल के दिए। इन लोग का नहीं हुआ, एक से ही दे देगा लोग, 11-12 ठो होगा इसमें, ठीक है। आज जो दिया गया होगा वो पढ़ लिए हैं आप लोग, बना के देखिएगा। देखिए, हम बता रहे हैं H2O में 2 OH बॉन्ड है, दोनों की एनर्जी सेम नहीं है। बोलो क्यों, तो सुनो थोड़ा सा, यहां बात देख लो। H2O में एगो H बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, और OH से फिर एगो बॉन्ड तोड़ेंगे तो फिर H और O निकलेगा। यहां पे जो बॉन्ड एनर्जी होता है डेल्टा H 527 किलो जूल पर मोल, 502 किलो जूल पर मोल, 502 किलो जूल पर मोल। और यहां पे जो बॉन्ड की एनर्जी है 427 किलो जूल पर मोल। ये अमाउंट आपको याद नहीं रखना है, आपको समझना है कि एक मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड या चार बॉन्ड, चारों बॉन्ड की एनर्जी बराबर होगी क्या, तो आपका जवाब होगा नहीं। तो बोले इस मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी होगी कितना, कितना कहेंगे 502 की 427, तो रुको थोड़ा सा, ये दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ये वाला OH और वो वाला OH कटेगा एक दूसरे से, बोलो। तो H2O बॉन्ड टूटने के बाद 2H और ऑक्सीजन, एकदम मैथ है, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, बॉन्ड तोड़ रहे हैं और अलग कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर हम लोग निकालेंगे एवरेज बॉन्ड एनर्जी, और ये एवरेज बॉन्ड एनर्जी होगा 502 प्लस 427 बटा 2, 7 2 9, 2 5 4 9 बाई 2, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 किलो जूल पर मोल। यानी वाटर की एनर्जी होगी, बॉन्ड एनर्जी होगी 464.5 किलो जूल पर मोल। सीखना क्या है, सीखना यह है कि एक मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड या दो से ज्यादा बॉन्ड, ऑल दीज बॉन्ड नॉट हैव इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी, सारे बॉन्ड की एनर्जी बराबर नहीं होती। तो ऐसे केस में हम लोग सारे बॉन्ड की एनर्जी को जोड़ के नंबर ऑफ बॉन्ड से भागा दे के क्या निकालते हैं, एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकालते हैं। अब तुमको समझाने के लिए कि क्यों नहीं होती है सब बॉन्ड की एनर्जी बराबर। अब बोलो, पोटेंशियल एनर्जी समझते हो, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं एनर्जी ड्यू टू देयर स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, किस तरह से वो एग्जिस्ट करता है उस पे वो एनर्जी डिपेंड करता है। तो बताओ, OH H2O है, OH अलग हुआ H अलग हुआ, तो OH का एग्जिस्टेंस और H2O का एग्जिस्टेंस दोनों का सेम है क्या, अरे वो बॉन्ड टूटा तो इसका एग्जिस्टेंस का तरीका अलग ना हो गया,
तो बॉन्ड एनर्जी बदल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, जब ये दोनों साथ रहता है पोटेंशियल एनर्जी अलग रहेगा। तो हर बार बॉन्ड एनर्जी बदल जाएगा, क्योंकि वो बॉन्ड एनर्जी किस बात पे डिपेंड करता है, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे, पहले लिखिए फिर लिख देते हैं 2 लाइन। जिस जिस मॉलिक्यूल में 4 गो बॉन्ड होगा, 2 गो बॉन्ड होगा, वहां पर कौन सी बॉन्ड एनर्जी ली जाएगी, एवरेज ली जाएगी। नहीं पढ़े कहाँ है, चौथा नंबर नहीं पढ़े हैं आप लोग। वेस्पर थ्योरी है अगला दिन, बैलेंस बॉन्ड है, दोनों ने पढ़ा हुआ है, रखिएगा। इससे पहले पढ़े, यही समय में मुश्किल हो जाता है स्टाफ सबका। जो सीट मिला है उसको रखे रहिएगा, वो दोनों सीट में कोई पढ़ाई अभी आप लोग का हुआ नहीं, कोई नहीं, अगला दिन स्टार्ट होगा, वो अगला दिन स्टार्ट ही होगा। उसको वैसे ही कॉपी में पेस्ट करके रखिएगा, वो भूंजा खाइएगा नहीं। है ना, एक पेज को 4 पीस में बांटना, नमक और मिर्चाई रखना, हाँ, दूसरा पेज पे भूंजा और मूंगफली रखना। लेकिन उससे ज्यादा फायदा होगा जो कि उसको सब बना दो, तो फिर डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे। नहीं बनना है तो कोशिश तो वही करना है। क्या लिखें, जल्दी जल्दी जल्दी। इफ ए मॉलिक्यूल has more than one bond, all these bonds not have equal bond energy, equal bond energy. So for the molecule, we take average bond energy, and it is the mean of different bond present in the molecule. मीन समझते होंगे आप लोग, मीन एवरेज निकालने का तरीका है ना, जैसे मीन निकालते हैं, है ना, एट द लास्ट CH4 CH3H x किलो जूल पर मोल, CH3 HCH2 22 किलो जूल पर मोल, CH2 HCH Z किलो जूल पर मोल, CH H कार्बन P किलो जूल पर मोल, है ना। तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ मीथेन बराबर x जोड़ y जोड़ z जोड़ p बाई 4। देखिए ये डेटा आपको दिया हुआ रहेगा, आप एवरेज निकाल देना, बस आपका काम इतना ही है।
4 को बॉन्ड था CH4 में, तो बटा 4। एवरेज कैसे निकालते थे? समेशन ऑफ XI बाई समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो 4 ही है। चलिए हो गया। जी 20 तक आ जाइए, 20-25 तक। नहीं संडे को क्या करिए, आप लोग आते हैं, कम आते हैं। संडे को रहने दीजिए, अब ऑर्गेनिक पढ़ा ही रहे हैं तो रहने दीजिए, चाहे ऑर्गेनिक वाला क्लास कर दें। संडे को क्लास लेते हैं या आप लोग कम आते हैं? बहुत कम आ जाते हैं। हाँ मतलब कि एक बुरा बात में सब साथ देते हैं, मेरे साथ सब साथ देते नहीं। ये बुरा बात है तो सब साथ देते हैं, जब वो नहीं जाएगा हम भी नहीं जाएंगे, हम भी नहीं जाएंगे, और सर आएंगे उसका कोई वैल्यू ना है। तो सर 10 10 आए, पढ़ा दीजिए आप।